इस बीच पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन भी शी जिनपिंग की राह पर चलते हुए सीरिया और तुर्की की दुश्मनी को खत्म करवा सकते हैं। कुछ रोज पहले ही यह खबर आई थी कि शी जिनपिंग की मध्यस्थता की वजह से ही दो कट्टर दुश्मन देश ईरान और सऊदी अरब में सुलह हो गई। और कहा जा रहा है कि पुतिन भी अब उसी रास्ते पर चलते हुए सीरिया और तुर्की को एक साथ लाने में जुट गए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद मॉस्को पहुंचे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि उनके इस रूस दौरे में पुतिन ने कुछ ऐसा किया जिससे उनका नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने बशर अल असद को तुर्की के साथ सुलह के लिए मनाने की कोशिश की, ताकि सीरिया और तुर्की भी अपनी दुश्मनी भूलकर साथ आ जाएं। इसके लिए पुतिन भी वो कर सकते हैं जो शी जिनपिंग ने किया था, जिसके बाद सऊदी अरब और ईरान दोस्त बन गए। कहा जा रहा है कि इसके लिए शी जिनपिंग ने अपनी राजधानी बीजिंग में सऊदी अरब और ईरान के बीच 4 दिनों तक सीक्रेट बातचीत करवाई थी, और कुछ वैसा ही पुतिन भी करने जा रहे हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि वो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और तुर्की के राष्ट्रपति रजिब ताइप एर्दोआन को एक साथ बिठाना चाहते हैं। खबर है कि इसके लिए इसी साल दिसंबर में पुतिन मॉस्को में एक अहम बैठक करने वाले हैं। खबर के मुताबिक दिसंबर में मॉस्को में होने वाली बैठक में बशर अल असद और एर्दोआन एक साथ आ सकते हैं, और उसी बैठक में पुतिन दोनों को दुश्मनी भूलने के लिए मना सकते हैं, क्योंकि सीरिया और तुर्की के बीच का झगड़ा सालों पुराना है। सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ करीब 1.5 दशक से विद्रोह छिड़ा हुआ है, और सीरिया ये मानता है कि तुर्की ही इस विद्रोह को हवा देता है। जबकि तुर्की कुर्द लड़ाकों की वजह से सीरिया से खार खाए बैठा है, क्योंकि सीरिया में बड़ी संख्या में कुर्द लड़ाकों के ठिकाने हैं जिन्हें तुर्की आतंकी मानता है, और उनके खात्मे के लिए वो लगातार सीरिया की सीमा में घुसकर हवाई हमले करता है, जिसकी वजह से सीरिया से उसकी दुश्मनी बढ़ती जा रही है। हालांकि तुर्की और सीरिया एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन सीरिया के उत्तरी इलाके में कुर्द लड़ाकों का दबदबा है, जिससे तुर्की उस पर भड़का हुआ है। लेकिन अब पुतिन दोनों को साथ लाने में जुटे हैं, क्योंकि वो सीरिया और तुर्की दोनों के करीब हैं। पिछले साल पुतिन 20 जुलाई से 5 अगस्त के बीच एर्दोआन से 2 बार मिले थे, और अब उन्होंने बशर अल असद से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि पुतिन दोनों के बीच दोस्ती करवाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि यूक्रेन पर हमले के बाद भी दुनिया के कई देश उनके साथ खड़े हैं। इधर दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ईडी के सामने पेश नहीं हुई, और के कविता की जगह उनके एक प्रतिनिधि ईडी के दफ्तर पहुंचे। के कविता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि एक महिला होने के नाते उन्हें ईडी दफ्तर में नहीं बुलाया जा सकता। जांच एजेंसी को पूछताछ के लिए उनके घर पर जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 24 मार्च को सुनवाई करेगी। उधर महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर कांग्रेस ने केसीआर की पार्टी बीआरएस से दूरी बना ली। बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी के कविता ने कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर इस मामले पर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस उस प्रदर्शन का भी हिस्सा नहीं बनी थी, और एक बार फिर वो महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर बीआरएस से दूर रही और उसकी ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुई। हालांकि कांग्रेस के बैठक में नहीं आने पर के कविता बहाने बनाती नजर आई। शायद बिजी होंगे या शायद उनका कुछ और मंशा होगा। कांग्रेस और बीआरएस की वैसे भी कुछ खास नहीं पट रही। पहले केसीआर ने तेलंगाना के खम्मम में हुई रैली में कांग्रेस को नहीं बुलाया, और फिर के कविता ने कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टी बोल दिया था, जिसने ताबूत में आखिरी कील का काम किया। क्योंकि विपक्ष को एकजुट करने में जुटी कांग्रेस बीआरएस पर हमलावर हो गई। महिला आरक्षण बिल को तो वो खुलकर कांग्रेस का मुद्दा बता रही है। जब टीआरएस पैदा नहीं हुई थी, बल्कि कानून का स्वरूप देकर राज्यसभा से पारित भी करा दिया। यानी कांग्रेस बीआरएस पर उसका मुद्दा हाईजैक करने का आरोप लगा रही है। मतलब 2024 के चुनाव में कांग्रेस और बीआरएस का साथ आना मुश्किल है, जो बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। इस बीच यूके की सरकार ने सरकारी फोन पर चीन के ऐप टिकटॉक चलाने पर बैन लगा दिया। शक जताया गया कि चीन के इस ऐप से जासूसी की जा सकती है, और इसी वजह से यूके की सरकार ने सरकारी फोन में चीन के ऐप टिकटॉक चलाने पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले भारत, अमेरिका, कनाडा और बेल्जियम समेत कई देश टिकटॉक पर बैन लगा चुके हैं। इधर पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने इमरान खान पर एक बार फिर हमला बोला। इस बार मरियम ने इमरान खान पर बेहद गंभीर आरोप लगाया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर चल रहे नाटक से पाकिस्तान की पूरी सरकार परेशान है, और समझ ही नहीं पा रही कि इमरान खान के समर्थकों को कैसे रोका जाए। लेकिन मरियम नवाज का कहना इससे बिल्कुल अलग है। मरियम ने दावा किया कि गिरफ्तारी के आदेश पर हंगामा करने वाले इमरान खान के समर्थक नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे इमरान खान की बहुत गहरी साजिश है। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान के प्रांत में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सरकार है। ऐसे में पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगा। मरियम के मुताबिक पंजाब में हो रहे हंगामे को गिलगित बाल्टिस्तान से कंट्रोल किया जा रहा है। आरोप तो यहाँ तक लगा दिया गया कि सरकारी संस्थाओं की भागीदारी भी इस हंगामे में हो सकती है। इसी शक में शहबाज शरीफ की सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान के डीजीपी का भी तबादला कर दिया। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने इमरान खान की रैली पर रोक लगा दी, और उनकी पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के मीनार इलाके में रैली नहीं कर सकेगी।
हालांकि उनकी पार्टी को जनसभा करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन उसके लिए उन्हें 15 दिन पहले बताना पड़ेगा। उधर अमेरिका और यूरोप से बढ़ते तनाव के बीच पुतिन ने एक चौंकाने वाला बयान दे दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उन्होंने अपने बयान में दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही जर्मनी को अमेरिका का गुलाम बता दिया और वहां की सरकार अमेरिका के इशारों पर चलती है। असल में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से दूसरे देशों की सेनाएं तो लौट गई थीं, लेकिन अमेरिका वहीं रुका रहा। उसने पश्चिमी जर्मनी के साथ करार कर लिया था, जिसके तहत शांति बनाने के लिए वो अगले 10 साल तक वहीं रहा। लेकिन पुतिन का आरोप है कि अमेरिका ने जर्मनी को अपना गुलाम बना लिया, क्योंकि अब भी 33,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ अमेरिका के 9,500 से ज्यादा एयरफोर्स के जवान हैं, जो जर्मनी की अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। यही नहीं, जर्मनी में अमेरिका का मिलिट्री बेस भी मौजूद है। इधर बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। दिन के वक्त संसद पहुंचे राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनके पहुंचते ही 1 मिनट के अंदर लोकसभा को स्थगित कर दिया गया, जिस वजह से वो संसद में अपनी बात नहीं रख पाए। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। बीजेपी ने राहुल के आरोपों पर पलटवार करते हुए उनके लंदन में दिए गए बयान पर एक बार फिर माफी की मांग की। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी की मांग पर देश भर में उनके खिलाफ अभियान चलाने की बात भी कही। इस बीच राहुल की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो जयराम रमेश की कही बात के हिसाब से बयान देते नजर आए। राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान पर बीजेपी माफी मांगने की मांग कर रही है और इसी बारे में बात करने राहुल मीडिया के सामने आए, जिसमें जयराम रमेश उनके कान में कुछ कहते दिखे। ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया, जिसमें जयराम रमेश राहुल को अपना बयान मजाकिया अंदाज में देने के लिए कहते सुनाई दिए। Unfortunately, I'm a member of Parliament. You can make a joke saying that. जिसके बाद राहुल गांधी ने ठीक वही बोला जो जयराम रमेश ने कान में फुसफुसाते हुए उनसे बोलने को कहा था। Unfortunately for you, I'm a member of Parliament. उधर महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। बताया गया कि वहां एक इंजीनियर ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। आरोप है कि उस इंजीनियर ने पहले तो अपनी पत्नी और 8 साल के बेटे का सिर प्लास्टिक बैग में लपेटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस की शुरुआती जांच में इस घटना के पीछे की वजह आर्थिक परेशानी बताई गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन के एक करीबी ने दावा किया कि रूस के सरकारी कार्यक्रमों में नकली पुतिन हिस्सा ले रहे हैं। बताया गया कि इसके लिए पुतिन अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये दावा उनका एक वीडियो सामने आने के बाद किया गया, जिसमें वो हाथ हिलाते हुए अपनी नाक को छूते दिखाई दिए। वीडियो में पुतिन के हमशक्ल होने का दावा इस आधार पर किया गया कि पुतिन ज्यादा हाथ नहीं हिलाते हैं और बातचीत के दौरान अपनी नाक भी नहीं छूते हैं। असल में पुतिन एक दिन पहले साइबेरिया के बुर्याचिया में एक हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। ये वीडियो तभी का है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन इसी तरह से अलग अलग सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दावा है कि उनके हमशक्लों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है ताकि वो बिल्कुल पुतिन की तरह ही दिख सकें। इधर रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए हथियार खरीदने के लिए करीब 71,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इन प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई, जिसमें सबसे ज्यादा 56,000 करोड़ रुपए नौसेना को दिए गए। इस खरीद में कई ताकतवर मिसाइलें और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इसके अलावा थल सेना के लिए गाड़ियों की खरीद और कोस्ट गार्ड के लिए लाइट हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी गई। उधर हिंद महासागर पर नजरें गड़ाए बैठे चीन के पर कतरने के लिए भारतीय नौसेना ने अपनी पनडुब्बियों को API यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक की ताकत देने का मन बना लिया। ये ऐसी तकनीक है जिसे पाने के बाद भारत की पनडुब्बियां चीन की नेवी के समंदर में उतरते ही उसे चीर डालेंगी, क्योंकि भारतीय पनडुब्बियां इतनी घातक हो जाएंगी कि चीन के लिए उनसे निपटना करीब करीब बस से बाहर हो जाएगा। डीजल और बिजली से चलने वाली पनडुब्बियां ज्यादा दिन तक समंदर के अंदर नहीं रह पाती। उन्हें अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए बार बार पानी की सतह पर आना पड़ता है। इस दौरान उनका शिकार होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि वो दुश्मन के रडार की पकड़ में आ सकती हैं। और API तकनीक इसी कमी का इलाज है। API तकनीक से लैस पनडुब्बियां समंदर के अंदर ज्यादा दिन तक रह पाती हैं, क्योंकि API तकनीक की वजह से पनडुब्बियों को पानी में ऑपरेट करने के लिए वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती और वो आवाज भी कम करती हैं। यानी दुश्मन को उनकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता और पनडुब्बी उसका काम तमाम कर देती। यही वजह है कि भारतीय नौसेना फ्रांस के सहयोग से बनाई जा रही अपनी 3 अटैक पनडुब्बियों में API तकनीक फिट करवाना चाहती है। इसके लिए वो जल्द ही रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेज सकती है।